ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस। आज 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। मित्रों, नशे का व्यापार और नशे की आदतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और ये समाज में एक विकृति के रूप में समाविष्ट हो चुकी है और इसको नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी चुनौती और एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे निजात पाना कहीं दूर दूर तक संभव दिखाई नहीं दे रहा है, निकट भविष्य में संभव नहीं दिखाई दे रहा है। नशे की आदतें समय समय लोगों की बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसके कई कारण हैं। एक तो इनकी उपलब्धता बहुत आसान है, हर जगह पहुंच जाता है। नशा का व्यापारी जो है, कॉलेज है, स्कूल है, पान की दुकान है, वो उनके नशे को उपलब्ध कराने के अड्डे बन चुके हैं और बच्चों में जिज्ञासा होती है और जिज्ञासावश वो एक बार नशा करते हैं, कई बार दोस्तों के दबाव में नशा कर लेते हैं, तो वो धीरे धीरे आदत में परिवर्तित हो जाती है। पहले इंसान नशे को पीता है, नशा करता है और बाद में नशा इंसान को पीने लगता है और नशे का इंसान धीरे धीरे आदी हो जाता है। और चिंता की बात ये है कि जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग में नशे की आदत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बच्चों के साथ साथ बच्चियों में और महिलाओं में जो नशे की आदत नहीं थी, वो नशे की आदत महिलाओं में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। यदि महिलाएं नशा करती हैं तो पूरा का पूरा परिवार नशा करने लगता है, क्योंकि बच्चे माता पिता का अनुकरण करते हैं और वह देखते हैं कि यह कोई अच्छी चीज़ है। तो मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस की मैं बात करता हूँ। प्रत्येक वर्ष जो है 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को प्रस्ताव संख्या 42/112 पारित कर हर वर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया है और तभी से नशा के लिए जागरूक करने का अभियान चलाते हैं और इसको रोकने की कोशिश करते हैं। नशे निरोध के विरुद्ध चेतना फैलाते हैं। नशे के लती लोगों के उपचार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर मादक पदार्थ एवं अपराधों के मुकाबले में के लिए संयुक्त राष्ट्र का कार्यालय UNODC एक नारा देता है। इस अवसर पर मादक पदार्थों से विभिन्न देशों द्वारा उठाए गए कदमों तथा इस मार्ग में उत्पन्न चुनौतियों और उनके निवारण की मैं चर्चा करूंगा। और 26 जून के दिन मादक पदार्थों से मुकाबले का प्रतीक बन गया है। इस अवसर पर मादक पदार्थों के उत्पादन, तस्करी और एवं सेवन के दुष्परिणामों के से लोगों को अवगत कराना आज मेरा उद्देश्य है। आप सभी जानते हैं कि नशा जो है बुरी बात है, सभी जानते हैं। सिगरेट के उस पर लिखा जाता है इंजूरियस फॉर हेल्थ, इट्स कॉजेज कैंसर। नशे की हर वस्तु पर चेतावनी लिखी रहती है, परंतु इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता है और इसकी उपेक्षा की जाती है। तंबाकू है, हेरोइन है, LSD है, आयोडेक्स है, कैफीन है, कई तरह के नशे होते हैं जिनको मैं आपको विस्तार से आज इसकी चर्चा करूंगा।
जो संयुक्त राष्ट्र की जो ताज़े आंकड़े हैं वो दक्षिण एशिया में भारत में हेरोइन का बड़ा उपभोक्ता देश बनता जा रहा है। हेरोइन अब पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान के फ्रेंचेज में बहुत बड़ी तादाद में हेरोइन, इवन मध्य प्रदेश का जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश है वहाँ पर हेरोइन का उत्पादन भी होता है और वहाँ पर नशे के लोग आदी होते जा रहे हैं। अफ़ीम की खेती धड़ल्ले से हो रही है। जो मणिपुर का विवाद है मित्रों, वो भी कुछ नशीली पदार्थों के उत्पादन से जुड़ा हुआ है, अफ़ीम से भी जुड़ा हुआ है। अफ़ीम की खेती वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है, जिससे लोगों को कुकी समुदाय जो है वो उससे काफ़ी धनाढ्य हो गया है और धनाढ्य होने के बाद वो मैतेई समुदाय के ऊपर आक्रमण करते रहते हैं। उनको इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जगत में विदेशी ताकतों से मदद भी लगातार मिलती रहती है और वो भारत में मणिपुर और तटवर्ती इलाकों में उपद्रव एवं अशांति फैलाने का काम करते हैं। तो यदि हम राष्ट्रीय सर्वेक्षण में भारतीय पुरुषों में अफ़ीम के सेवन की बात करें तो 12 से 60 साल के जो व्यक्ति हैं उनमें 0.7% देखी है 2001 में, और पुरुष आबादी में भांग का सेवन करने वालों की दर महीने के हिसाब से 3% है। मादक पदार्थ और अपराधों के मामले में संबंधित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जिस अफ़ीम को हेरोइन में तब्दील नहीं किया जाता उसका 2/3 हिस्सा 5 देशों में इस्तेमाल होता है। देखिए कहाँ कहाँ जाता है। ईरान में 42% जाता, अफ़गानिस्तान 7%, पाकिस्तान 7%, भारत 6% और रूस में इसका 5% इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2008 में 17 मीट्रिक टन हेरोइन की खपत की और वर्तमान में उसकी अफ़ीम की खपत का अनुमान लगभग 100 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। कुल वैश्विक उपभोग का 6% भारत में होने का मतलब भारत में 1500 से 2000 हेक्टेयर में अफ़ीम की खेती होती है। तो ये अफ़ीम की खेती जैसे मंदसौर, नीमच, इस तरह के जो जगह एरिया है और बेल्ट है वहाँ पर नशे इसकी खेती होती है। भांग की खेती बहुत बड़े तादाद में होती है। मादक पदार्थों के नशे की लत युवाओं में बहुत तेज़ी से फैल रही है। कई बार फैशन की खातिर दोस्तों को उकसाने पर मादक पदार्थ अक्सर जानलेवा होते हैं। देखिए किस तरह के नशे करते हैं। कुछ बच्चे फेविकॉल, तरल इरेज़र, पेट्रोल की गंध और स्वाद से आकर्षित होते हैं। कई बार कम उम्र के बच्चे आयोडेक्स, बोलिनी जैसी दवाओं को सूंघकर इसका आनंद उठाते हैं, सूंघकर भी उठाते हैं आनंद, और मजाक मजाक में जिज्ञासावर्श इसको खाते भी हैं। कोरेक्स, कोदेन, एल्प्राजोलम, अल्फ्रॉक्स, कैनेबिस जैसी दवाओं को भी घेरे में लेते हैं। स्कूल कॉलेज के आस पड़ोस में गलत संगति से दोस्त की गुटखा, सिगरेट, शराब, गांजा, भांग, अफीम और धूम्रपान सहित इसकी लत लगा देते हैं। लोग बाग मुफ्त में भी उपलब्ध कराते हैं बच्चों को। शुरू में मुफ्त में, इवन छोटे छोटे स्कूल जो हैं, कॉन्वेंट स्कूल है, उसके आसपास जो छोटी गुमटियाँ होती हैं वो मुफ्त में बच्चों को उपलब्ध करा देती हैं और बाद में वो नशे के धीरे धीरे आदी हो जाते हैं। जैसे पंजाब में आप देखते हैं, पंजाब में हर घर में नशा होता है। तो इसमें
चिकित्सीय आधार पर देखें तो अफीम, हेरोइन, चरस, कोकीन तथा स्मैक जैसे मादक पदार्थ व्यक्तियों को वास्तव में अपना मानसिक संतुलन खो देता है, खो बैठता है एवं पागलपन तथा सुसुप्तावस्था, मतलब सुस्त रहता है, सुप्तावस्था में रहता है, हमेशा सुस्त रहता है। ऐसे उत्तेजना लाने वाले पदार्थ हैं जिनकी लत के प्रभाव से व्यक्ति अपराध तक कर बैठता है। हेरोइन और शराब इत्यादि के नशे के बाद आदमी अपराध कर देता है। चोरी तो सामान्य बात है, उसको पैसे की आवश्यकता होती है तो चोरी उसमें कर लेता है, तो उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगता है। महिलाओं में जो मद्यपान की प्रवृत्ति है वो बड़ी चिंताजनक है। शराबों की सेवन की संख्या बढ़ती जा रही है। मद्यपान के कारण मौत से जूझने वालों की संख्या 15 से 20% भारतीय आज शराब पी रहे हैं। परंतु महिलाओं में इस प्रवृत्ति का आना समस्या की गंभीरता को दर्शाता है। मद्यपान करने वाली महिलाओं की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। विशेषकर उच्च मध्यम वर्ग की महिलाएं, निम्न वर्ग की महिलाएं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, वो भी शराब का नियमित सेवन करती हैं और यह जो है एक फैशन का रूप ले चुका है। और पार्टीज़ में यदि आप शराब नहीं पीती हैं महिलाएं तो उनको बैकवर्ड माना जाता है, तो ये अच्छी बातें नहीं हैं। तो 40% लड़कियां जो हैं शराब के और किसी न किसी तरह के नशे की गिरफ्त में आ चुकी हैं। कुछ कामकाजी महिलाओं के छात्रावास हैं। महानगरों में शराब मुक्ति केंद्रों के आंकड़ों से ज्ञात होता है कि नशे की गिरफ्त से छुटकारा पाने हेतु आने वाले 10 व्यक्तियों में से 4 महिलाएं होती हैं जो नशे से छुटकारा पाने के लिए परेशान होती हैं। इसके पीछे कारण क्या है? नशे के क्या कारण है जिसकी वजह से नशा करते हैं लोग? कुछ तो आधुनिकता का चोला पहनते हैं कि हम आधुनिक हैं, रहन सहन है। पश्चिम का अंधानुकरण करते हैं। मद्यपान को सामाजिक मान्यता मिल चुकी है लगभग। आसानी से शराब की उपलब्धता है, तनाव है, अवसाद, पुरुषों से बराबरी की भी होड़ महिलाओं को है, इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आधुनिक युग में शराब को अधिक सामाजिक मान्यता मिल चुकी है। बड़ी पार्टियों में तो यह आवश्यक अंग बन गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जनसंचार माध्यम आदि से जुड़ी महिलाएं पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगकर शराब को अपना लेती हैं। यही नहीं, अब तो फैशन की आड़ लेकर कॉलेज की छात्राएं तक शराब का सेवन कर बैठती हैं। देखिए, मैं छात्राओं में ये बहुत बड़ा मनोचिकित्सक के अनुसार समय परिवर्तन के साथ साथ महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भी बदलाव हुआ है। वो आत्मनिर्भर हुई हैं और खुद पैसा कमाती हैं। और कामकाजी महिलाओं के विपरीत अकेलेपन की शिकार उच्च वर्ग की गृहिणियाँ, जिनके पति अत्यधिक व्यस्त होते हैं और उनके पास करने को कुछ काम नहीं होता, वो क्लबों और पार्टियों में जाकर शराब का सहारा लेती हैं। मद्यपान शुरू करने के कारण में महिलाओं में व्याप्त अकेलापन, बोरियत प्रमुख हो सकते हैं। तो ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं और बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो नशा है, नशा करने के कारण महिलाओं को गर्भपात का खतरा भी बना रहता है। गुर्दे, यकृत और गर्भपात से संबंधी अनेक रोग इसमें महिलाओं को हो जाते हैं। शराबी महिलाएं बलात्कार तथा यौन उत्पीड़न का अधिक शिकार होती हैं। शराब किसी समस्या का हल कभी नहीं हो सकता, तो कोई भी नशा किसी समस्या का हल नहीं हो सकता, तो नशे से बचना चाहिए।
नशे के लिए अभिभावक बहुत सजग रहते हैं, बड़ा चिंतित रहते हैं, उनके लिए भी कुछ चिंतन के विषय हैं। तो अभिभावकों से हमारा निवेदन है कि वो बच्चों पर ध्यान दें और परिवारजनों की भूमिका इसमें बहुत महत्व रखती है। अपने बच्चों पर नज़र रखें। अनेक मिथ दिखाई देते हैं, क्षणिक उत्तेजना या चिड़चिड़ापन होने, जेब खर्च बढ़ने, देर रात्रि घर लौटना, थकावट, बेचैनी, अर्धनिद्रा रहने, बोझिल पलकें, आँखों में चमक व चेहरे पर भाव शून्यता, आँखों की लाली छिपाने के लिए बराबर धूप के चश्मे का प्रयोग करते रहने, उल्टियाँ होने, निरोधक शक्ति को कम हो जाने के कारण अक्सर बीमार रहने, परिवार के सदस्यों से दूर रहने, बहुत सारे कारण हैं मित्रों। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत चिंता का विषय है ये। मादक पदार्थों का व्यसनी होने की निशानी क्या है? यही नहीं, यदि उनके व्यक्तिगत सामान में अचानक माचिस, मोमबत्ती, सिगरेट, तंबाकू, 3 इंच लंबी शीशी की ट्यूब, एल्यूमिनियम फॉयल, सिरिंज, हल्का भूरा सफ़ेद पाउडर मिलता है तो निश्चित जान लेना चाहिए कि वो ड्रग के शिकार हो रहे हैं। पहले नशे को बेचो, नशीले पदार्थों को बेचो, फिर नशा मुक्त भारत अभियान चलाओ। ये बड़ा हास्यास्पद लगता है हमें। नशे के उत्पादन को नियंत्रित करना होगा, उनकी बिक्री पर प्रतिबंधित करना होगा, राजस्व की एक बार हानि अवश्य होगी, मगर धीरे धीरे उसमें बहुत नियंत्रण आएगा। देखिए, केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने शराब का सस्ती की और शराब पर केंद्रित रहे, तो उस वजह से दिल्ली में शराब का जो कोरोना के जो कल टाइम के आंकड़े आते हैं वो रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा शराब वहाँ पर पी गई। तो ये नशा मुक्ति के लिए कार्य योजनाएँ बनाई गई। इसमें हमको सामूहिक पहल की आवश्यकता है। अब मैं ड्रग्स के बारे में चर्चा करते हैं। ड्रग्स के जानते हैं कि ड्रग्स क्या हैं, क्या इनके नाम हैं। तो जो उत्तेजक पदार्थ हैं, उत्तेजक पदार्थ में जैसे कोकीन है, कैफीन है, निकोटीन है, एम्फेटामाइन है और एम्फेटामाइन, अवसादक जो है शराब है, बार्बिटूरेंट्स है, हेलोसिनोजन है, LSD, MDA और डिसोसिएटिव DXM है, ओपियाट्स, हेरोइन, इनहेलेंट्स, वाष्पशील जो हैं उसमें गैस हैं और सॉल्वेंट, नाइट्रेट्स और एरोसोल है। भांग में मारिजुआना, गांजा, हरीश, घास, स्कंक, ये कुछ नशीले पदार्थ हैं। उत्तेजक पदार्थ में जो ड्रग्स होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करके शारीरिक गतिविधि को बढ़ाते हैं। उनमें एम्फेटामाइन, कोकीन, क्रैक और कुछ इनहेलेंट्स जैसे अमाइल या ब्यूटाइल नाइट्रेट शामिल हैं। कैफीन भी एक हल्का उत्तेजक पदार्थ है। आपने देखा होगा कि जो एथलीट्स होते हैं वो भी दवाई लेते हैं और उनका जब डोप टेस्ट होता है तो उसमें उनके सिम्टम्स निकलते हैं और उनको बाहर जाना पड़ता है, कई बार शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो उत्तेजक पदार्थ हैं जिनका बड़ा दुरुपयोग किया जाता है, उसमें कोकीन है और एम्फेटामाइन है। उत्तेजक पदार्थ कई रूप से दिखाई देते हैं। फार्मास्यूटिकल्स, एम्फेटामिन आमतौर पर
गोलियों या कैप्सूल के रूप में उत्पादित होते हैं, जबकि स्ट्रीट एम्फेटामिन महीन सफ़ेद सुस्त पाउडर के रूप में मिलता है। इनहेलेंट्स को जो है इनहेलेंट्स छोटी ग्लास की शीशियों में मिलता है, जिसमें अंदर वाष्पशील तरल पदार्थ होता है। छोटी बोतलों को छोड़ने के लिए क्रैक कर दिया जाता है। कोकेन एक अपेक्षाकृत महीन सफ़ेद क्रिस्टली पाउडर है। क्रैक को बादल के सफ़ेद क्रिस्टल के रूप में देखा जाता है, जो अनियमित और काफ़ी बड़े होते हैं। उत्तेजक के प्रभाव क्या क्या हैं? स्वभाव में चिड़चिड़ापन, उच्च तापमान, दिल की अनियमित धड़कन, चिंता, शारीरिक लक्षणों में सीने में दर्द, जी मिचलाना, धुंधली दृष्टि, बुखार और मांसपेशियों में सिकुड़न महसूस होती है। व्यक्ति अनिद्रा और वजन घटाने का भी अनुभव करता है। अवसाद में क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को धीमा या अवसादित करते हैं। अवसादक की दवाओं में अल्कोहल, बार्बिटूरेट्स और ट्रैंक्विलाइज़र शामिल हैं। शराब एक कानूनी दवा है और 18 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदी जा सकती है। यह एक खतरनाक दवा हो सकती है। तो मित्रों, शराब, हर चीज़ में अल्कोहल, जो मेडिसिन बनती है हर उसमें अल्कोहल होता है। एथिल अल्कोहल सामान्य नाम अल्कोहल है। यह एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट है और हमारे समाज में सबसे व्यापक रूप से इसका दुरुपयोग होता है। शराब के प्रभाव से क्या होता है? जुबान लड़खड़ाती है, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता इंसान, हिंसक कार्यों में वृद्धि होती है। जब शराब के नशे में होता है, उद्वेलित होता है, तो जल्दी गुस्सा आती है। अधिक खुराक जो है बेहोशी और कई बार तो मौत का कारण भी बन जाती है। बहुत अधिक शराब पी के लोग देखे होंगे आपने, सड़कों में पड़े रहते हैं, जो एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं। दीर्घकालीन प्रभाव में स्मृति नष्ट हो जाती है, स्पष्ट रूप से सोचने में कठिनाई होती है, समस्या का समाधान करने में कठिनाई होती है, एकाग्रता जो है नहीं रहती है। हेलुसिनोजन या फिजियोडेलिसिस ऐसी ड्रग्स हैं जो किसी व्यक्ति की दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध आदि को प्रभावित करती हैं। हेलुसिनोजन की दवाएं ड्रग उपयोगकर्ताओं की सोच और आत्म जागरूकता पर एक शक्तिशाली प्रभाव डाल सकती है। हेलुसिनोजन का कौन से जो हेलुसिन है जिनका दुरुपयोग किया जा सकता है? इसमें ड्रग्स के रूप में सबसे अधिक देखा जाने वाला LSD, एक्सटसी और साइलोसाइबिन है। मेस्कोलाइन और DMT जैसे अन्य हेलुसिनोजन पदार्थ ब्रिटेन में अवैध दवा बाजार में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। इसका प्रभाव क्या है? भावनाओं में तेजी, गहन रूप से बदलाव, उपयोगकर्ता अपने परिवेश से अलग हो जाता है, वो अपने को किसी दूसरी दुनिया में पहुंचा हुआ महसूस करता है। और स्थान और समय की बदलती भावना है, स्पष्ट रूप से सोचना उसको मुश्किल हो जाता है, घबराहट के दौर और चिंता होती है, भ्रम होता है, पागलपन होता है। डिसोसिएटिव ड्रग्स सेवन से व्यक्ति शरीर और वातावरण में बिगड़ेपन तथा शारीरिक कार्यों में कठिनाई होती है। केटामाइन दवा से एनाल्जेसिया, बिगड़ी हुई
स्मृति, प्रलाप, श्वसन, अवसाद, गिरफ्तारी और मृत्यु हो जाती है। DXMM के सेवन से व्यंजना, जुबान के लड़खड़ाना, भ्रम, चक्कर आना, विकृत दृश्य धारणाएँ, चिंता, कंपकपी, सुन्नत, स्मृति हानि, जी मचलाना आदि आदि है। ओपियाइड्स का अर्थ है ओपियम। ओपियम मतलब डोडा, कुकी, खसखस, जो हेरोइन, जो भांग होती है वो ओपियम, उसका ओपियम सटाइवा बॉटनिकल नेम है। तो इसी से हेरोइन को ब्राउन शुगर भी कहा जाता है। स्मैक सहित और फार्मास्यूटिकल्स ओपियोइड्स का उपयोग करने वाले लोगों का पर्याप्त अनुपात है। हेरोइन ओपियोइड्स खपत का सबसे लोकप्रिय रूप है। यह एक सफ़ेद पाउडर के रूप में मिलता है जिसका स्वाद कड़वा होता है। यह अफीम, खसखस के पौधों से बनाया जाता है। यह आमतौर पर केंद्रीय तंत्रिका, जो नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर्स को बांधता है, शून्य करता है और दर्द की भावना का कारण बनता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, दूसरी दुनिया में ऐसा लगता है कि हम कहीं अलग तक हो गए। और इसके क्या कारण हैं, इसके प्रभाव क्या हैं? लघु और दीर्घकालिक प्रभाव। इसमें सबसे पहला आता है डिप्रेशन। इंसान को डिप्रेशन महसूस होता है। कामेच्छा की हानि होती है। हेल्यूसिजेंस और अन्य मानसिक लक्षण होते हैं। अलग होने की भावना होती है। इनहेलेंट्स जो सूंघ के भी अपन नशा करते हैं। इनहेलेंट्स क्या हैं? इनहेलेंट्स जो हैं केमिकल्स हैं जो मूड बदलने वाले वाष्प का उत्पादन करते हैं। आमतौर पर इनहेलेंट्स को ड्रग के रूप में नहीं सोचते। उनमें अधिकांश को कभी भी इस तरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में, जैसे वाष्पशील गैस सॉल्वेंट्स हैं, जैसे सिगरेट लाइटर गैस, तरल पदार्थ, स्प्रे पेंट थिनर, करेक्शन फ्लूइड, नेल पॉलिश रिमूवर, पेट्रोल और ग्लूज। एरोसोल जैसे कि हेयर स्प्रे, डिओड्रेंट और अन्य स्प्रे उत्पाद जो सामग्री के बजाय प्रोपेलेंट गैस के लिए अधिक दुरुपयोग होता है। नाइट्रेट्स जैसे कि एमाइल नाइट्रेट हृदय रोगियों और ब्यूटाइल नाइट्रेट्स के लिए चिकित्सा अनुप्रयोग है, जिसका उपयोग कमरे के डिओडोराइज़र में किया जाता है। इनहेलेंट के प्रभाव। इनहेलेंट्स में जो होते हैं, इनहेलेंट्स जो है सिर दर्द, जी मचलाना, उल्टी, शारीरिक कार्यों में कठिनाई आना, सुस्ती लेना, सांस में परेशानी होती है, समन्वय की कमी होती है। एक दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें समन्वय नहीं होता। मूड बदलना है। सूंघने की घुटन होने से दिल की धड़कन रुक सकती है और तत्काल मृत्यु भी हो सकती है। इसी तरह से भांग भी जो है मारिजुआना कहा जाता है इसमें, और ये नशाखोरी की लत लगाता है। तो मित्रों, जो ड्रग्स हैं उसके दुरुपयोग में 3 चरण का, पहला चरण में यदि हम बात करें तो प्रायोगिक या सामाजिक उपयोग होता है। आवृत्ति जो इसमें होती है कभी कभी लेते हैं, और फिर इसमें दूसरे चरण में दुर्व्यवहार होता है। तीसरा चरण जो आता है इसमें निर्भरता आ जाती है कि रोज़ रोज़ आदमी नशा करने लगता है। तो मित्रों, ये कुछ नशे के कारण हैं और नशे को इसके संकेत भी हैं। आप कैसे किसी को जानेंगे कि वो उसको क्या है? तो नशे के मामले में नींद ना आना एक सबसे बड़ी समस्या होती है। इंसोमेनिया का रोग होता है। सुस्ती का अनुभव हमेशा रहता है। भूख में कमी होती है। ब्लड शॉट, चमकती आँखें, कपड़ों या सांस में असामान्य गंध, अत्यधिक सक्रियता, दिल में धड़कन बढ़ना, चलते फिरने में परेशानी, नाक, कफ बार बार रगड़ना, सफाई पर ध्यान न देना,
तो कई तरह के हैं, इसमें संक्षेप कारण भी हैं और बहुत से चीज़ें हैं जो लक्षण हैं। घुलने मिलने में कठिनाई होती है, जो मान लड़खड़ाती है, निद्रा है, डायलेट्स प्यूपल्स हैं, ख़राब होना, ब्लैकिंग आउट, बहुत अधिक शराब पीने के कारण घटनाओं को याद करने में परेशानी होती है। तो मित्रों, इस तरह की बहुत सी जो हैं परेशानियां होती हैं और हमको शराब का सेवन या नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में जो है सामाजिक जागरूकता से ही हम नशे का निषेध कर सकते हैं और इसको एक जन अभियान के रूप में चलाना होगा। शासन स्तर पर भी इसमें बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। कुछ राज्यों ने, जैसे गुजरात में है, बिहार में है, शराबबंदी के वो लगाए हैं, तो उससे उन स्टेट्स को राजस्व में घाटा हुआ है, मगर शराब के सेवन में, नशे के सेवन में बहुत अधिक गिरावट आई है। वो अलग है कि स्मगलिंग से यदा कदा पकड़ी जाती है, मगर वो उसका स्तर, उसका गुणात्मक रूप से या संख्यात्मक रूप से वो बहुत कम है। तो मित्रों, गुजरात और आपका बिहार इससे सबसे अधिक पहले सेवन होता था बिहार में। अब बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है और इसी तरह से गुजरात में भी नशा जो है बहुत कम हो गया, पहले की अपेक्षा कम हुआ। शासन ने इस पर प्रतिबंध लगाया। तो इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यदि शासन स्तर पर इच्छा शक्ति होती है और राजस्व का हानि, बहुत बड़ा राजस्व इसमें होता है तंबाकू के सेवन से, शराब के सेवन से, शराब के उत्पादन से, तंबाकू की बिक्री से, शराब की बिक्री से, भांग से, हेरोइन से, ये बहुत बड़ा इकोनॉमी में भी मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा हिस्सा इसमें लोगों का जाता है। तो उसमें यदि हम नियंत्रित करके हम आय के अपने के अन्य स्रोत हमको खोजने होंगे और इसको हमें इस पर ध्यान देना होगा कि हम नशा नहीं बेच सकते। हम पूरे देश को नशे की दिशा में आगे नहीं बढ़ा सकते, पूरे समाज को हम नशा की दिशा में आगे नहीं बढ़ा सकते। यदि हम नशे की दिशा में हम आगे बढ़ाएंगे समाज को, उसकी आय पर निर्भर होंगे, तो हमारा देश गर्त में चला जाएगा और आगामी सारी पीढ़ियां जो है नशे की आदी होंगी और हम जो है रिट्रोगेटिव डेवलपमेंट्स की ओर जाएंगे। रिट्रोगेटिव मतलब नीचे की दशा, अधोगामी विकास हमारा होगा। तो आज की आवश्यकता ये है कि हम नशे के लिए जागरूकता अभियान चलाएं। बच्चों को, महिलाओं को विशेष रूप से हम उनकी बुराइयां और कि इसके क्या दुष्परिणाम हैं उनसे अवगत कराएं ताकि वो नशे का सेवन ना करें। शासन को भी, जैसे कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पर बहुत सख्ती से पेश आने की आवश्यकता है। यदि इन स्थानों पर नशे की बिक्री होती है तो उस पर कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता प्रतिपादित होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो शासन को भी जागरूक होना है, समाज को भी जागरूक होना है और आपको भी जागरूक होना है। आपका भविष्य आपके हाथ में है और आपको अपना भविष्य स्वयं निर्माण करना है। हमको अपना चरित्र निर्माण करना है। चरित्र निर्माण में परेशानी होती है। हमको, यदि हम कोई संकल्प लेते हैं तो उसका निर्वहन करने में हमें कठोर आत्मबल की आवश्यकता होती है और हमें उस आत्मबल को और उस मानसिक बल को विकसित करना है और उसको विकसित करके ही हम नशे से दूर रह सकते हैं। और मित्रों, मैं आप सबसे एक विनम्र अपील करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपके आसपास यदि कोई नशे करते हुए बच्चे दिखते हैं, महिलाएं दिखती हैं, तो उनको जो है उनको समझाएं, उनको अच्छे से बात करें, उनको इस बात के लिए प्रेरित करें कि भाई ये नशा अच्छा नहीं है, इसके आदी ना हो, इसको नियंत्रित रखें। पुनः बारंबार मेरा सभी से अपील है
कि नशा ना करें, नशे से दूर रहें और हम अपने समृद्ध और प्रगतिशील और सशक्त भारत का निर्माण करने के लिए नशा का निषेध करें। हाँ, हम सब मिलके इसको नशे को रोकें, नहीं तो इसके बहुत अधिक दुष्परिणाम होंगे। पंजाब में ये अभी देखने को मिलने लगे हैं, तो हम दूसरे राज्यों को इससे शिक्षा लेने की आवश्यकता है और नशे से हम दूर रहें। यही हम आपसे अपील करते हैं, यही हमारी कामना है कि हमारा देश नशा मुक्त देश बने। जय हिंद, जय भारत।